गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जनसंचार माध्यम इसका पार्ट 1 बना के मैंने आपको दे दिया था। देखो बेटा, उस पार्ट में थोड़ा सा डिटेल्स ज़्यादा थी। अब इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए हैं जिसके बिहाफ पर आपको उसमें से इतना सर्च नहीं करना पड़ेगा। बेटा, जनसंचार माध्यम में संचार क्या होता है? संचार दो या दो व्यक्तियों के मध्य आदान प्रदान किए जाने वाले आपके भाव, विचार, सूचनाएं, ये सब इंक्लूडेड होती हैं। जनसंचार माध्यम बहुत तरह के होते हैं, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताए थे, आपको पता ही होगा। रेडियो, मुद्रित माध्यम जो कि सबसे पुराना माध्यम है हमारा, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट। ठीक है, जनसंचार माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम हमारा मुद्रित माध्यम। संचार आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा बेटा कि संचार आपके बहुत ही तरह के होते हैं, जैसे कि मौखिक, लिखित, सांकेतिक, अंतःक्रियात्मक, अंतरक्रियात्मक, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा किया गया संचार। मौखिक में दो व्यक्ति आमने सामने होते हैं। लिखित में लिखित सामग्री के द्वारा हम अपना संदेश दूसरों तक पहुंचाते हैं। सांकेतिक में इशारों के माध्यम से हम अपना संदेश दूसरों तक पहुंचाते हैं। अंतःक्रियात्मक में होता है अपने ही आप में किया गया संचार। जब हम अपने मन में बातें कर रहे होते हैं तो इस तरह के संचार को हम अंतःक्रियात्मक संचार कहते हैं। अंतरक्रियात्मक जिसे आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है और उसके माध्यम में आपको सामने वाला व्यक्ति दिख नहीं रहा, लेकिन एक्चुअली संचार आपके और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के उसमें हो रहा है। तत्काल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में आपके आ गए। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में आपके ये सारा इंटरनेट, आपका कंप्यूटर, ये सारा इंक्लूडेड है। सबसे पहले हमारे सामने आता है मुद्रित माध्यम, जिसकी एग्जाम्पल्स कितनी बार आपसे पूछ लिए जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें मुद्रित माध्यम के अंतर्गत आती हैं। अखबार, पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं इत्यादि। तो उनकी क्या विशेषताएं हैं बेटा? मुद्रित माध्यमों में जो आपके पास सामग्री होती है वो स्थायित्व रूप में होती है। आप उसको कल, परसों, कभी भी, रात को, शाम को, कभी भी पढ़ सकते हो, वो आपके पास स्टेबल होती है। और मुद्रित माध्यमों की एक ये विशेषताएं भी कह लीजिए, थोड़ी सी हानि में भी आ जाएगी कि साक्षर के लिए ही उपयोगी होते हैं। जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, जिन्हें शिक्षा का ज्ञान होता है, वो ही इस माध्यम का लाभ उठा सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया बेटा, कभी भी किसी भी अवस्था में आप पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास अभी फ्री टाइम नहीं है तो आप शाम को भी उसके अंदर से सूचनाएं निकाल कर पढ़ सकते हैं। तत्काल घटित सूचनाओं की जानकारी हमें इसमें नहीं मिलती, यानी कि जो पिछले 24 घंटे में जो हुआ है वो उसी के समाचार कवर करता है मुद्रित ये समाचार पत्र, जो उसको डेडलाइन भी कहते हैं। डेडलाइन कहते हैं पिछले 24 घंटे के समाचारों को कवर करना। ठीक है, तो इसमें तत्काल घटी हुई घटनाओं की सूचना हमें नहीं मिल पाती, हमें उसके लिए अगले दिन का इंतज़ार करना पड़ता है। और इसमें स्पेस और शब्द सीमा का तो ध्यान आपको रखना ही पड़ता है, क्योंकि समाचार पत्र में इतना स्पेस नहीं होता, इतना वॉल्यूम नहीं होता कि हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री को भर पाएँ। ठीक है बेटा, ये आप इसमें या तो 5 नंबर में आपको अगर क्वेश्चन पूछा है, 3 नंबर में पूछा है, तो आप इसके पॉइंट्स इंक्लूड करके उसके आगे आगे एक एक लाइन में अपना आंसर दे सकते हैं। और अगर आपको 1-2 नंबर में पूछा है तो आप ये पॉइंट्स लिख कर भी आ सकते हैं। अब हमारा दूसरे तरीके का संचार है रेडियो। अब उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं? एक श्रव्य माध्यम है, आपको पता ही है बेटा, क्योंकि समाचार पत्र जो है वो है हमारा प्रिंट रूप में उपलब्ध है। और प्रिंट मीडिया के भी 3 पहलू होते हैं। कैसे? सबसे पहले उसका संपादन होता है। कभी कभी आपसे 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि प्रिंट मीडिया के कौन कौन से 3 पहलू होते हैं। संपादन नंबर 1, प्रिंट, प्रमोशन। पहले उसका संपादन होता है, फिर वो प्रिंट होता है और फिर उसको प्रमोट किया जाता है, यानी उसका प्रचार किया जाता है। अब सेकंड आपका आया रेडियो। एक तरीके का श्रव्य माध्यम है, ध्वनियों का संसार इसके अंदर आप देख सकते हैं। और ये एक ऐसा माध्यम है जो प्रिंट माध्यम की तुलना में आपको
निरक्षर जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो समाचार हैं वो बिल्कुल आसान से शब्दों में सरल भाषा में दिए जाते हैं। इस माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में बैठे लोग इसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि मुद्रित माध्यम में अगर आप उस केंद्र के निकट रह रहे हैं, उस केंद्र के निकट की जानकारी ही आपको मिल पाती है। लेकिन रेडियो में आपको दुनिया के किसी भी कोने में आप अगर बैठे हैं तो आप अपने जगह का आनंद ले सकते हैं। और जैसे प्रिंट माध्यमों में तत्काल घटी हुई घटनाओं की जानकारी आपको नहीं मिलती, एक डेडलाइन वहाँ पर स्पेसिफाई कर दी जाती है लेकिन रेडियो में आपको तत्काल घटित घटनाओं की जानकारी तुरंत मिल जाती है। आपसे बेटा एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी। तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी। इस लाइन को बेटा लिख लेना, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में आपका 4 MCQs में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब आइए बेटा टेलीविज़न पे। जैसे आप जानते हैं बेटा, टीवी है एक मनोरंजन पूर्ण साधन। यह दृश्य श्रव्य माध्यम है। इसके द्वारा आपके यहाँ 3 इंद्रियों के द्वारा आपके अंदर कोई चीज़ डाली जाती है, चित्र भी दिखाए जाते हैं, समाचार भी दिए जाते हैं, और साथ ही साथ जहाँ पर घटना हुई है उस घटना को का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए उस घटना पर स्थित लोगों से बात भी आपकी कराई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर चित्रों की प्रमुखता है, तो जबकि रेडियो माध्यम में शब्दों की प्रमुखता थी। तो आपसे पूछा जा सकता है बेटा एक एक नंबर में कि रेडियो में किस चीज़ की प्रमुखता होती है और टीवी में किस चीज़ की प्रमुखता होती है। तो यानी कि टीवी में चित्रों की प्रमुखता और रेडियो में ध्वनि की, शब्द की प्रमुखता। दर्शकों को बांध के रखने की क्षमता इस माध्यम में होती है। टीवी के लिए जो समाचार लेखन होता है हमारे यहाँ विभिन्न तकनीकी शब्दावलियों से होकर गुजरता है। कितनी बार आपको ये जो तकनीकी शब्दावलियाँ हैं वो एक एक नंबर में पूछ ली जाती हैं। मैं आपको सीरियल वाइज बता देती हूँ एक एक लाइन में फटाफट से कि इन सब का मीनिंग क्या होता है। आप इसे कहीं अपनी कॉपी में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज़। सबसे पहले आपसे यहाँ पूछा जा सकता है ब्रेकिंग न्यूज़ क्या होती है। इसमें सबसे पहले कोई बड़ी खबर आपके सामने तत्काल पहुँचाई जाती है और कम से कम शब्दों में इसमें केवल घटना की एक सूचना आपको दे दी जाती है, ताकि सूचना को पढ़कर आप उसके अंदर और पढ़ने के लिए उत्सुक हो सकें। ड्राई एंकर क्या होता है। इसमें एंकर समाचार को संवाददाता से मिली हुई जानकारियों के आधार पर आपके सामने प्रस्तुत करता है, यानी कि इसमें दृश्य नहीं होते, सिर्फ संवाददाता से मिली हुई कुछ जानकारियां को लेकर एंकर आपके सामने सूचनाएं प्रेषित करता है। फ़ोन इन में क्या होता है, इसमें एंकर संवाददाता से फ़ोन पर बातें करता है। ड्राई एंकर में तो पहले संवाददाता से सारी जानकारियां ले ली जाती है, पर फ़ोन इन में फ़ोन के माध्यम से आपको दिखाया जाता है कि उधर जहाँ पर घटना घटित हुई है वहाँ पर संवाददाता मौजूद है और यहाँ पर एंकर है, वो फ़ोन से बातें करके समाचार को विस्तार से आप तक पहुँचाता है। एंकर विजुअल, इसमें घटना के दृश्य भी आपको समाचार के साथ देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, चित्रों के साथ साथ समाचार को आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। फिर आया एंकर बाइट। इसका प्रयोग के कई बार आपको एक नंबर में पूछ लिया जाता है, एंकर बाइट से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर मैं आपको बाइट के अकॉर्डिंग में बता दूँ, बाइट जो है वो यहाँ पर आपको पूछा जाता है एक नंबर में कितनी बार कि बाइट क्या होता है। देखो बेटा, आपको पता है कंप्यूटर में भी एक बाइट वर्ड इस्तेमाल होता है, जिस एक कंप्यूटर की इकाई होती है। तो यहाँ पर जो बाइट है वो वाला बाइट नहीं है। यहाँ पर बाइट का अर्थ है कथन, यानी कि उन लोगों का कथन जो कि उस घटना से जुड़े हुए हैं जहाँ पर कोई घटना घटित हुई है। तो एंकर संवाददाता को बोलता है कि वहाँ से जिस घटना में शामिल लोग हैं उनसे बात कराकर उस कथन की, उस प्रमाण की जो कि वहाँ पर घटना घटित हुई है उसकी पुष्टि कराई जाती है। तो लाइव,
यहाँ पर किसी भी घटना का सीधा प्रसारण होता है और इसमें किसी घटनास्थल पर उपस्थित संवाददाता और कैमरामैन ओबी वैन के द्वारा घटना के बारे में सीधे दर्शकों को दिखाते हैं। आपको पता होगा बेटा, जब भी आप समाचार देखते होंगे, एक वैन चलती है, उसके ऊपर एक एंटीना टाइप लगा होता है, उसको कहते हैं वैन। जहाँ जहाँ भी वो कोई घटना घटित होती है, वहाँ वहाँ वो ओवीसी वैन जो है वो जाती है और अपनी एंटीना के माध्यम से सब कुछ रिकॉर्ड करती चलती है। ठीक है, एक हो गया बेटा लास्ट आपका एंकर पैकेज। इसमें आपको जो समाचार है वो संपूर्णता से पेश करने की कोशिश की जाती है। इसके लिए इसमें दृश्य भी होते हैं इंक्लूड, बाइट भी होते हैं, ग्राफिक्स भी होते हैं, वॉइस ओवर भी होता है। इनके साथ साथ अन्य ध्वनियों का सहारा भी इसमें ले लिया जाता है। जैसे कहीं आपको पता होगा बेटा, नारे लग रहे हैं, आवाज़ आ रही है किसी के खिलाफ, किसी के विरुद्ध नारे लगाने में, तो उन लोगों की नारों की लगाती हुई आवाज़ भी इसके द्वारा इंक्लूड कर दी जाती है। तो ये हो गया पूरा का पूरा बेटा आपका एंकर पैकेज। ठीक है, तो टीवी लेखन करते समय सरल और प्रचलित शब्दों का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। कभी भी आपको जटिल, द्व्यर्थी और अप्रचलित शब्द नहीं प्रयुक्त करने चाहिए, क्योंकि इसके लिए दर्शकों को मीनिंग समझने के दौरान जो है वो परेशानी आ सकती है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ थोड़े से जो कठिन शब्द हैं। निम्नलिखित क्रमांक अधो हस्ताक्षरित किंतु परंतु पूर्वोक्त उपर्युक्त का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वर्तनी पर तो स्पेशली अधिक ध्यान देना चाहिए जब भी आप रेडियो टेलीविज़न के लिए लेखन कर रहे हैं। तो मुहावरों का भी प्रयोग किया जा सकता है, परंतु आपको ये ध्यान रहे कि मुहावरे जो हैं वो जनता के बीच में प्रचलित होने चाहिए। ऐसे मुहावरे ना हो कि जो जनता ने कभी सुने ही ना हो। ठीक है, तो अब आ गया बेटा आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरनेट। तो इंटरनेट बेटा नेटवर्कों का नेटवर्क बहुत बड़ा जाल है, पूरी दुनिया में बिछा हुआ है, जिसके माध्यम से हर किसी कोने में बैठा एक व्यक्ति दूसरे कोने में बैठे व्यक्ति से जुड़ सकता है, जुड़ गया है। और कहीं की भी किसी की भी खबर जो है वो पहुंच जाती है आपके पास, बिल्कुल आपके पास एकदम, जहां से आपको हर सामग्री को लेना इतना आसान हो गया है। तो बेटा इसमें जो है वो सारे के सारे, चाहे वो प्रिंट मीडिया के गुण हो, चाहे रेडियो के हो, चाहे टेलीविज़न के हो, जो भी उनकी विशेषताएं हैं, सबकी विशेषताएं जो है वो इसी एक माध्यम में समाहित हो गई हैं। यानी कि सारे के सारे गुण जो हैं वो इसके अंदर समाहित हैं। यानी कि इसमें आपको चित्र भी मिल जाते हैं, रेडियो की तरह एक तत्काल घटी हुई जानकारी भी आपके सामने आ जाती है। और अखबार भी, पुराने से पुराना अखबार जैसे आपके माध्यम से कहीं खो भी गया है, परंतु यहाँ पर वो अवेलेबल हो जाएगा आपके सामने। किसी भी डेट का आपको न्यूज़पेपर पढ़ना हो तो वो यहाँ पर उपलब्ध है। इसे एक तरीके का इंटरनेट को लाइब्रेरी कहा जाता है। सामग्री संकलन की भी आवश्यकता आपको नहीं होती है, अपने अंदर इतना सारा रिकॉर्ड करके रखता है कि आप कैसे भी कहीं से भी कुछ एक डालिए उसका नाम और आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। संदेश भेजना चुटकियों में संभव। पहले आप जानते ही हैं बेटा कि कैसे संदेश भेजा जाता था, बहुत बहुत टाइम लग जाता था उसका आंसर आने में, पर लेकिन आप अब घर बैठी चुटकियों में व्हाट्सएप से, ईमेल से तुरंत आप संदेश भेज सकते हैं और पा सकते हैं। रंगीन चित्र भी यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। आपको कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, आपको कोई अपना प्रोजेक्ट बनाना है, स्कूल के बच्चों को मॉडल बनाने हैं, आप कोई सी भी इंफॉर्मेशन जुटा सकते हैं। ये तुरंत आपको सारी की सारी जानकारी चुटकियों में, सेकंड्स में उपलब्ध करा देता है। इंटरनेट के माध्यम से बेटा मैं एक बात और बताना चाहूँगी। यहाँ पर एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे कितनी बार पूछा जाता है इंटरनेट पत्रकारिता क्या होती है। इंटरनेट तो आपने समझ लिया, इंटरनेट के गुण भी आपने देख लिए। ठीक है, कमियाँ आपको पता ही है बेटा। इसमें मैंने आपको एक प्रैक्टिस पेपर में एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, इंटरनेट की क्या कमियाँ हैं आप सब जानते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। इन सभी माध्यमों की कमियाँ आपको अपने आप से इंक्लूड करके रखनी है अपने पास। ठीक है, तो इंटरनेट पत्रकारिता क्या होती है। इंटरनेट जब समाचारों का आदान प्रदान ऑनलाइन किया जाता है, यानी इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है, तो वो इंटरनेट पत्रकारिता बन जाती है। इंटरनेट पत्रकारिता को आप ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता के नाम से भी जानते हैं, यानी जाना जाता है। कई इतनी बार आपको एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि
इंटरनेट पत्रकारिता को और क्या क्या कहते हैं, तो आपको याद होना चाहिए ऑनलाइन, साइबर, वेब पत्रकारिता। ये तीनों के तीनों नाम इसके अन्य नाम भी हैं, यानी कि इन नामों के द्वारा भी इंटरनेट पत्रकारिता को जाना जाता है। पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ जो साइट है वो कितनी बार पूछ ली जाती है, तो BBC वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता स्टार्ट करने का जो श्रेय किसको जाता है, तहलका.com को। भारत की पहली वेब पत्रकारिता साइट जो है वो रेडिफ है। और हिंदी की जो वेब पत्रिकाएं हैं, आप कहीं नोट कर लो बेटा, ये बार बार नहीं आपको मिलेगी लाइनें। भारत की पहली वेब पत्रकारिता साइट है रेडिफ। तो हिंदी की वेब पत्रिकाएं हैं, याद रखो बेटा, अभिव्यक्ति और सराय, ये वेब पत्रिकाएं हैं जो कि आपको ऑनलाइन मिलती हैं, नोट इन प्रिंटेड फॉर्म। आज़ादी से कितनी बार आपको पूछना जाता है एक नंबर में, आज़ादी से पूर्व जो समाचार पत्र हमारे पास थे, हमारे सामने थे, हमारे लिए उपलब्ध थे, उनके नाम केसरी और हिंदुस्तान। अब बेटा, अब आपके सामने आता है कि क्या है समाचार लेखन। आपने सारे माध्यम पढ़ लिए, अब इन के माध्यम से जब लेखन किया जाता है, जब लोगों को कुछ सूचनाएं प्रदान की जाती है, तो उनका लेखन किस फॉर्म में होता है, और छोटे छोटे पॉइंट्स जो एक एक नंबर में आपको आ जाते हैं। ठीक है, कभी भी जो कोई घटना समाचार बनती है तो कैसे बनती है, उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ आपकी होनी चाहिए, कितने बार आपको पूछा गया है एक नंबर के क्वेश्चन में कि किसी घटना को समाचार बनने के लिए उसमें नवीनता, जनरुचि, निकटता, प्रभाव जैसे तत्वों का होना आवश्यक है। तो आपको कितनी बार एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि किसी घटना को समाचार बनने के लिए इन चारों में से क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। तो आपको ऑप्शन में नवीनता, जनरुचि, निकटता, प्रभाव के अलावा एक अदर ऑप्शन देके पूछ लिया जाता है, तो आपको उस पर क्लिक करना है और अपना आंसर देना है। तो समाचार लेखन आपने देख लिया बेटा कैसे किया जाता है, उल्टा पिरामिड शैली आपके सामने है। यानी कि सबसे बड़ा पार्ट होता है इसका इंट्रो या मुखड़ा, ठीक है, जिसमें आप समझ लिए ब्रेकिंग न्यूज़, क्या हुआ, कौन था उसमें, कहाँ हुआ, कब हुआ, इन 4 ककारों का आंसर इस पहले वाले पार्ट में दिया जाता है। और क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका आंसर आपको उसकी बॉडी या क्लेवर में दिया जाता है। उसके बाद जो आपका समाचार होता है वो समापन की ओर बढ़ता है। तो क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, ये 6 ककार होते हैं। ठीक है, कई बार आपको एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ये 6 ककार कौन कौन से होते हैं, इनका सीरियल भी आपको याद रखना है, क्योंकि कितनी बार सीरियल में आपको पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। तो ये इसका सीरियल है, कितनी बार आगे पीछे करके इसे आपके सामने ऑप्शन के रूप में पूछ लिया जाता है, तो आपको इसका सीरियल भी याद रखना है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे बेटा जो आपको साइड में लिखी है, मैं आपको एक बार पढ़ लेती हूँ। कागज़ के आविष्कार का श्रेय कौन से कंट्री में हुआ, आपको 3-4 कंट्रियाँ देकर आपको पूछ लिया जाता है, तो सबसे पहले चीन में हुआ। भारत ने पहला छापाखाना, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा कि कितनी बार पूछा गया है कि कब खुला, कहाँ खुला, 1556 में और गोवा में। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट है, याद रखना आप। प्रभा साक्षी, बहुत से बच्चों ने ये आंसर गलत लिखा है बेटा कि कौन सा ऐसा अखबार है जो आपके पास प्रिंट रूप में उपलब्ध नहीं है बल्कि नेट पर उपलब्ध है। आगे थोड़ा सा बेटा कट गया है, वो फोटो के नीचे आ गया, कोई बात नहीं। तो प्रिंट रूप में उपलब्ध नहीं है पर नेट पर उपलब्ध है। प्रभा साक्षी। टीवी समाचार लेखन को, जब आप टीवी के लिए समाचार लिख रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, आलेख। ठीक है, तो समाचार लेखन के दौरान आपके यहाँ जो 6 ककार हैं, क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। यदि सभी ककारों का उत्तर ना मिल पाए तो कम से कम क्या, कौन, कहाँ, कब का उत्तर तो अवश्य ही समाचार में मिलना चाहिए। यानी कि लोग अगर बॉडी को इतना डीपली जाकर ना पढ़ना चाहे तो कम से कम आपको पाठक को कम से कम इन 4 जब भी आप समाचार लेखन करते हो इन 4 ककारों के आंसर उसके पास होने चाहिए। आमुख, इंट्रो या मुखड़ा, 3 नाम है बेटा इसके, कम से कम 3 ककारों का उत्तर तो मिल ही जाना चाहिए। लगभग 30 शब्दों या 3 पंक्तियों में आमुख समाप्त हो जाना चाहिए। क्यों और कैसे, इन 2 ककारों का उत्तर समाचार के बॉडी पार्ट में मिलना चाहिए।
क्योंकि इन दोनों ककारों में विवरण के साथ साथ व्याख्या और विश्लेषण की समीक्षा की भी अपेक्षा रहती है। ठीक है बेटा, तो समाचार में समाचार के स्रोत का भी अवश्य उल्लेख करना चाहिए कि उसके स्रोत आपने कहाँ कहाँ से, उसके तथ्य आपने कहाँ कहाँ से एकत्रित किए हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अब हम पढ़ेंगे फीचर के बारे में। फीचर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, हमेशा पूछा जाता है। कभी कभी इसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछ ले जाते हैं, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले 2 या 3 नंबर में भी इसके बारे में इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है, जो मैंने आपके सामने रखी है। तो किसी विषय, वस्तु, स्थान आदि पर कल्पनाशीलता और सृजनात्मक कौशल के साथ लिखित एक ऐसा आलेख है जिसका उद्देश्य पाठक का मनोरंजन करने के साथ साथ उसे शिक्षित करना भी है। फीचर को अंग्रेजी शब्द फीचर का पर्याय कहा जा सकता है। फीचर शब्द को हिंदी में रूपक कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो फीचर क्या होता है? बेसिकली एक लोकप्रिय विधा है जो प्रत्येक समाचार पत्र को दूसरे समाचार पत्र से अलग करती है, जिसका उद्देश्य पाठकों का मनोरंजन करने के साथ साथ उसको सूचित करना, शिक्षित करना भी है। इसमें जो है वो फीचर में लेखक के विचार और भावना का मेल होता है, जो समाचार में नहीं होता। कितनी बार आपको एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि फीचर और समाचार में क्या डिफरेंस है, तो आप लिख सकते हैं कि समाचार में तत्कालिकता का महत्व अधिक होता है, उसमें तथ्य और वस्तुनिष्ठता पर अधिक जोर दिया जाता है, जबकि फीचर तात्कालिक विषयों पर लिखे जाकर भी उनकी विस्तृत पृष्ठभूमि आपको प्रदान करते हैं और पाठक को एक विस्तृत आकाश प्रदान करते हैं कि ये किसी विषय पर लिखे जाकर उस विषय के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। और फीचर लिखते समय उसकी कोई शब्द सीमा नहीं होती, पर समाचारों में एक शब्द सीमा का ध्यान आपको रखना पड़ता है। फीचर लेखन का कोई लिखित कोई निश्चित ढांचा या कोई बंधा बनाया फॉर्मूला नहीं होता, यानी कि ये आपको बंधन में नहीं बांधता, समाचार आपको बंधन में बांधते हैं। फीचर की जो शैली है वो आत्मकथात्मक, डायरी मूलक, सुक्ति प्रधान कोई भी हो सकती है, लेकिन उसमें कथा का अंश, एक कथा जैसे एक कहानी चल रही हो, ऐसी आपके अंदर फीलिंग आनी चाहिए जब आप उसको पढ़ रहे हो या जब आप उसको लिख रहे हो। यह जो कथा तत्व है वो ही पाठक को अपनी ओर खींचता है। और इसमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि फीचर की भाषा सरल, मन को छूने वाली होनी चाहिए। उसमें जो अलंकारों का, विशेषणों का, सूक्तियों का जो प्रयोग किया जाता है, लेकिन किया तो जाता है पर उनकी अधिकता भी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। फीचर की कोई शब्द सीमा नहीं होती। और तो चित्रों का जो समन्वय है यहाँ पर जो फीचर में डाला जाता है वो एक उसमें एक जान ला देता है, उसको एक सजीव चित्र का से सजीव सा तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत कर देता है फीचर की। और फीचर की भूमिका या आरंभ इतना आकर्षक और जिज्ञासा पैदा करने वाला होने चाहिए कि पाठक उसे आगे पढ़ने के लिए विवश हो जाए। ठीक है, तो पूरा फीचर छोटे छोटे अनुच्छेदों में आपको लिखना चाहिए। प्रत्येक अनुच्छेद में आपस में संबंध होना चाहिए और हर अनुच्छेद में एक ही बिंदु पर, एक ही पहलू पर, एक ही विचार पर विश्लेषण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर बेटा इन दोनों में मैंने एक डिफरेंस आपके सामने रखा है। लेख क्या होता है? इसका संबंध दिमाग से है। जैसे आप समाचार के लिए कोई लेख लिख रहे हैं तो आप दिमाग को भी इस्तेमाल करेंगे। इसका लेख लंबा और अरुचि तो हो सकता है, लेकिन फीचर मनोरम व दिलचस्प होता है। गंभीर अध्ययन पर आधारित प्रामाणिक रचना लेख होती है। फीचर क्या होता है? इसका संबंध दिल से है। फीचर मनोरम व दिलचस्प होता है। पाठकों की अभिरुचि के अनुसार किसी विषय का रोचक वर्णन फीचर होता है। अब देखिए बेटा, एक फीचर का एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखती हूँ।
ठीक है, जैसे आपको किसी विषय पर यानी कि ताजमहल पर फीचर लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ताजमहल पर यदि आपको फीचर लिखना है तो उसकी जानकारी, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ज्ञान तो आपको होना ही चाहिए। ताजमहल के बारे में कही गई कवियों की पंक्तियाँ, शायरों के द्वारा की गई शायरी या नेताओं या गीतकारों के आदियों के द्वारा कहे गए कथन भी आपको एकत्रित कर लेने चाहिए। ताजमहल का एक अच्छा सा रंगीन चित्र उपलब्ध हो जाए तो और भी अच्छा। कुछ सूचनाएं आंकड़ों के रूप में आपको एकत्रित कर लेनी चाहिए। फीचर का आरंभ किसी कवि की पंक्ति या किसी शायर के ताजमहल पर लिखे गीत से भी की जा सकती है। इसके बाद शाहजहां और मुमताज के अगाध प्रेम की पृष्ठभूमि भी प्रस्तुत की जा सकती है। इसके बाद ताज के बनने की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और परिस्थितियों को भी प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन संवेदनशीलता और भाव प्रवणता लेखन के दौरान बनी रहनी चाहिए। ताजमहल पर की गई कलाकारी और उसके निर्माण के लिए मंगवाए गए पत्थरों और उसकी निर्माण शैली का उल्लेख भी यहाँ पर करना ठीक रहेगा। मुगल काल के ताज की कल्पना भी लेखक कर सकता है, लेकिन तथ्य और सत्य का दामन वह कभी न छोड़े। उसकी कल्पनाशीलता भी, अगर कल्पना के दौरान कल्पना भी अगर आप कर रहे हैं तो भी वो तथ्य पर आधारित होनी चाहिए। ऐसा नहीं मनगढ़ंत कल्पनाएं आप करके उसमें अपनी जानकारी प्रस्तुत कर रहे हो, नहीं। उन कल्पनाओं का जो संबंध है वो तथ्यों से अवश्य होना चाहिए। और बीच में ताज का एक आकर्षक और रमणीय चित्र भी दिया जा सकता है। ठीक है बेटा। और लास्ट में आप जो है वो ताजमहल के ऊपर जो उसका जो महत्व बढ़ रहा है और जो प्रदूषण के कारण उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है उसको भी रेखांकित किया जा सकता है। और अपनी इस राष्ट्रीय धरोहर को बचाने का संदेश भी लास्ट में दिया जा सकता है। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि ताजमहल पर यदि आपको एक फीचर लिखना है तो आपको कौन कौन सी जानकारियों के एकत्रित करने की आवश्यकता होगी। अब आप कोई भी एक विषय उठाइए और उस पर फीचर लिखने के लिए प्रिपेयर हो जाइए। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फीचर आपको कैसे लिखना है ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है बेटा फीचर में क्या क्या क्वालिटीज़ आपकी होनी चाहिए। तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि फ़ीचर कैसा होना चाहिए और इसमें क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ये सारा की सारी जानकारी अब आपको मिल गई होगी। आगे चलते हैं बेटा। अब बेटा आ गए पत्रकार। ये कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा कि पत्रकार क्या होते हैं। पत्रकार बेटा 3 तरह के हमारे सामने पत्रकार होते हैं। पूर्णकालिक जो अखबार में समाचार लेखन के लिए काम करते हैं। ठीक है, एक होते हैं बेटा पूर्णकालिक किसी समाचार संगठन के नियमित वेतनभोगी, यानी कि नियमित रूप से वो किसी भी एक समाचार पत्र से जुड़े रहते हैं और उसके लिए लिखते रहते हैं। और अंशकालिक जो कुछ अंश के लिए काम करते हैं और उनका एक मानदेय भी निश्चित होता है। ठीक है, फ्रीलांसर यानी कि फ्री, स्वतंत्र। फ्रीलांसर को दूसरे शब्दों में आप बोलेंगे स्वतंत्र पत्रकार। तो वह पत्रकार जो भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है। तो पत्रकार के बारे में पूछकर, ये जो 3 पॉइंट्स आपके सामने हैं इनके बारे में पूछकर आपको ये पूछा जा सकता है ये कौन से वाले पत्रकार हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक, फ्रीलांसर या कोई भी नहीं। तो आपको इन तीनों के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से पता होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना। नियमित वेतनभोगी, निश्चित मानदेय और एक फ्रीलांसर जो भिन्न भिन्न अखबारों के लिए लिखते हैं और उसके आधार पर अपना भुगतान लेते हैं। ठीक है, पत्रकार बेटा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी कि पत्रकार की बैसाखियाँ क्या होती हैं। बैसाखियाँ बहुत बार पूछा गया है बेटा ये वाला क्वेश्चन कि पत्रकार की बैसाखियाँ कौन कौन सी होती हैं, या 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, इनमें से कौन सी पत्रकार की बैसाखी नहीं है। देखो बेटा, पत्रकार की बैसाखियाँ क्या होती हैं। सच्चाई,
यानी कि पत्रकार का वास्ता सच्चाई से ज़रूर होना चाहिए। निकटता यानी कि जो भी वो समाचार प्रस्तुत कर रहा है उससे निकटता का संबंध उसके पास अवश्य होना चाहिए। स्पष्टता यानी कि अपनी जो बात है उसे रखने में वो स्पष्ट होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, भेदभाव नहीं उसके अंदर होना चाहिए। यदि वो किसी भी समाचार पत्र के लिए लिख रहा है तो दूसरे समाचार पत्र या दूसरे संगठन के प्रति उसके अंदर कोई भेदभाव का उसके अंदर भाव नहीं होना चाहिए। यानी निष्पक्ष होना चाहिए, स्पष्टता होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, निकटता होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। ये इन चारों ऑप्शन के अलावा कोई और ऑप्शन आपको मिलता है तो वो पत्रकार की बैसाखी नहीं है। ठीक है, चलिए आप इस बात को, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। रिपोर्ट ये आपका लास्ट है बेटा, पर नॉट द लीस्ट, क्योंकि ये आपका पहला पार्ट मैंने आपका बना दिया है। दूसरा पार्ट आपको बेटा रात तक मिल जाएगा। ठीक है, तो रिपोर्ट क्या होती है बेटा? कहते हैं ना एफआईआर रिपोर्ट दर्ज करानी है या किसी पर रिपोर्ट आपको लिखनी है। कोई आपके स्कूल में फंक्शन हुआ है उसके ऊपर, सांस्कृतिक कार्यक्रम एनुअल फंक्शन हुआ है उसके ऊपर रिपोर्ट बनानी है। आपकी एनुअल मैगजीन्स बनती हैं, आपको पता होगा कि रिपोर्ट कैसे बनती है। ठीक है, नहीं पता तो मैं आपको बता रही हूँ। किसी योजना, परियोजना, ठीक है, या कार्य के नियोजन व कार्यान्वयन के नियोजन के पश्चात उसका ब्यौरा देना, उसके बारे में बताना। यानी कि कोई घटना घटित हो गई है या कोई आपका फंक्शन आपका स्कूल में हो गया है या कोई बैठक में कोई सभा हो रही है, कोई बैठक हो रही है, उसके बारे में बातचीत हो चुकी है, यानी कि उसका ब्यौरा आपको देना है। उस बैठक में क्या क्या बातें हुई ये रिपोर्ट आपको बनानी है। यानी कि आप, या फिर आपके स्कूल में कोई इंस्पेक्शन हुआ है, उन्होंने किन किन लोगों से बात की है, उन्होंने क्या करने के लिए बोला है, क्या सजेशंस दिए हैं, उसका एम क्या था। तो इन सारी बातों की अगर आपको रिपोर्ट बनानी है और उसका ब्यौरा आपको प्रस्तुत करना है तो वो एक तरीके से रिपोर्ट कहलाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा इस परिभाषा का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले रिपोर्ट बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये मैंने आपको 3 पॉइंट्स इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। जैसे उस रिपोर्ट का जो आकार है वो संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, इतनी बहुत बड़ी रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए, बोझिल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल संक्षिप्त, और जितनी आंकड़ों की जानकारी आवश्यक हो उन्हीं आंकड़ों की जानकारी आपको उस दौरान देनी चाहिए। निष्पक्ष भाव होना चाहिए। रिपोर्ट देते समय आप किसी भी के लिए भी रिपोर्ट दे रहे हो, चाहे एफआईआर दर्ज करा रहे हो या कुछ भी करा रहे हो रिपोर्ट के अंदर, तो आपके अंदर निष्पक्ष भाव होना चाहिए। जो घटना हुई है या जो बातें हुई हैं या जो आपका एनुअल फंक्शन हुआ है उसके दौरान उसमें क्या क्या हुआ है, तो सिर्फ उन्हीं का ही ब्यौरा देना है। आपको अदर इधर उधर की फालतू की बातें या फालतू के आंकड़े जो है वो इस रिपोर्ट में नहीं डालने। और एक और बात बेटा, उसमें पूर्णता व संतुलन होना चाहिए। पूर्णता यानी कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो उस रिपोर्ट से कोई एक अदर पर्सन चाहता है उसको मिल जानी चाहिए। उस रिपोर्ट में एक संतुलन बना रहना चाहिए कि इसके बाद ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। ठीक है, एक सीरीज़, कहते हैं ना, एक सीरीज़ चलती रहनी चाहिए रिपोर्ट। इसका एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि एक अच्छी सी रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है, उस रिपोर्ट में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है और कैसे आपकी एक रिपोर्ट तैयार होती है, और इस विशेष रिपोर्ट की क्या क्या प्रकार है, वो आपको आगे आने वाली वीडियो यानी कि पार्ट 2 में आप जानेंगे। तो वो आपको बेटा लेट इवनिंग तक मिल जाएगी आपको, उसको आपको पढ़ना है और फिर कल आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाइए सारे बच्चे। ठीक है, फिर कल आपका 20 मार्क्स का गूगल फॉर्म पे टेस्ट होगा। ठीक है, तो वो टेस्ट जो है वो टाइमर के साथ होगा। ठीक है, एक ही टाइम के अकॉर्डिंग होगा। उस टाइमिंग के बाद मैं आपको स्पेसिफाई कर दूंगी, उस टाइमिंग के बाद कोई भी मेरे को टेस्ट सबमिट नहीं करेगा, अगर करेगा तो उसके मार्क्स इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। मैंने कई बातें आपको वर्बली बताई हैं, जो वर्बली बताई हैं उसको भी आपको एक अलग सी कॉपी या नोटबुक में नोट कर लेना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं बेटा जो स्लाइड्स के माध्यम से मैं एक एक चीज़ नोट नहीं कर सकती।
ठीक है, तो मैंने वर्बली आपको बताई हैं, तो आपको वो भी इंक्लूड करनी है। इस वीडियो को आप बार बार देखो और इसमें मैंने जो आपको बताया है उसको एक जगह कॉपी में नोट कर लो। वो आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कितनी बार आपको पूछ लिया जाता है, मैंने हर बात आपको स्पेसिफाई ज़रूर किया है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिस थिंग। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छे से देखनी है और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना है। ठीक है, थैंक यू बेटा इस वीडियो को देखने के लिए और आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए जो आपका कल है उसके लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, तैयारी कीजिए और अपना बेस्ट से बेस्ट करके दिखाइए। चलो ओके बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।